गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 12 के यूनिट 3 का जो क्लासरूम मैनेजमेंट का जो अंतिम टीचिंग मेथड है, टेक्निक है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो समावेशी शिक्षा में कक्षा अध्ययन जो होता है, क्लासरूम स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ क्या किया जाता है, शिक्षण का कार्य किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा का जो मैनेजमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। तो कक्षा को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सहकारी अधिगम जो होता है या सहकारी शिक्षण जो होता है, कोऑपरेटिव टीचिंग कहिए या लर्निंग कहिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, पद्धति मानी जाती है। इसकी सहायता से समावेशी शिक्षा को बहुत ही बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। तो सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ समझ लीजिए कि सहकारी अधिगम होता क्या है या सहकारी शिक्षण कहते किसको। तो सहकारी शिक्षण या अधिगम उस तरह की शिक्षण व्यवस्था को कहते हैं जिसमें क्या होता है, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसको सहयोगी भी, कोऑपरेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक छात्र दूसरे छात्र को सहयोग करते हैं, जिसमें सामान्य छात्र हो या विशिष्ट छात्र हो, दोनों एक दूसरे की सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, शिक्षक छात्रों की मदद करते हैं। इस तरह समावेशी शिक्षा का जो मूल मंत्र है कि समावेशन, इंक्लूसन, इसमें यह पद्धति, यह विधि सबसे इफेक्टिव, क्रिएटिव और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एक दूसरे के सहयोग करते हुए कक्षा का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। इसलिए सहकारी शिक्षण या सहकारी अधिगम समावेशी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार की शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ये अर्थात सहकारी अधिगम के प्रमुख तत्व। तो सहकारी अधिगम के कुछ प्रमुख तत्व है, इसके आधार पर और भी इसके कॉन्सेप्ट को हम ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे सहकारी अधिगम में क्या होता है, पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सभी छात्र जितने भी कक्ष में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सामान्य छात्र हो या विशिष्ट छात्र हो, उन सबका अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। यानी हर किसी का काम में बटा हुआ हिस्सा होता है, उन्हें ये करना है, वो करना है, और उसके लिए वो जिम्मेदार माने जाते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सबकी बटी होती है। इसका क्या लाभ होता है, इससे ये लाभ होता है कि कक्ष में भाग लेने वाले जितने भी छात्र होते हैं, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, सबको पता रहता है कि उनके कार्य क्या है। इससे क्या कि उनमें गतिशीलता आती है, कार्य करने के प्रति क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो होती है, उनका जवाबदेही, स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये सारे गुण विकसित होते हैं, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। और शिक्षकों का कार्य इसमें क्या होता है, वो देखना, ऑब्जर्व करना कि सभी छात्रों को जो कार्य दिया गया है, उन सब ने अपने कार्य को ठीक ढंग से किया है या नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। इससे मूल्यांकन करने में और बच्चों की उपलब्धि को जांचने में भी क्या होती है, मदद मिलती है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सबका बटा होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, कारक है सहकारी अधिगम का, है अंतर व्यक्तिगत कौशल, जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इसमें क्या होता है, सहकारी का अर्थ होता है सहयोग, एक दूसरे को सपोर्ट करना। इसके चलते क्या होता है कि अंतर व्यक्तिगत कौशल, क्योंकि देखिए अंतर व्यक्तिगत कौशल होता है कि खुद से अलग हटके दूसरों में भी कौशल को देखना, समझना। सहयोगी या सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग में पता है कि लक्ष्य अकेले कोई एक स्टूडेंट हासिल नहीं कर सकता है। यह लक्ष्य कब हासिल कर सकता है, जब ग्रुप के सभी सदस्य, सभी स्टूडेंट, चाहे सामान्य हो या विशिष्ट हो,
वे सब अपना योगदान देंगे पूरी तरह से, तभी जाकर वो प्रोजेक्ट, वो स्कीम या वो प्रोग्राम क्या होगा, सफल होगा। तो इसके वजह से क्या होता है, सभी एक दूसरे के अंतर व्यक्तिगत कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं और पता है कि काम अकेले नहीं है, पूरा ग्रुप को करना है। इसके वजह से क्या होता है, आपस में कार्यकुशलता, सहयोग, समानता और परस्पर अंतःक्रिया इसमें क्या होती है, तीव्र गति से। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है समूह प्रक्रियाकरण, ग्रुप प्रोसेसिंग। सहयोगी शिक्षण में क्या होता है, या अधिगम में है कि सहयोग करना। तो जहाँ सहयोग की बात होती है वहाँ ग्रुप की बात हुई, और ग्रुप में सहयोग करना यानी कोई अकेले एक काम नहीं कर सकता है। कुछ भी हम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इसमें क्या है, ग्रुप की बात आ जाती है। जब ग्रुप की बात आ जाती है तो जब तक ग्रुप प्रक्रियाकरण नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा, तब तक वो कार्य सफल नहीं होगा। तो समावेशी, इससे बालकों का समावेशन करने में, अध्ययन कार्य में, सभी तरह के कार्यों में, अध्ययन के अलावा और भी जितने सीसीए वर्क होते हैं उसमें भी क्या होता है, सहकारी विधि जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें समूह प्रक्रियाकरण या समूह गतिकीय की भावना क्या होती है, काफी तीव्र होती है। चौथा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट इसका है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। सकारात्मक का अर्थ हुआ पॉजिटिव और इंटरडिपेंडेंट का अर्थ होता है एक दूसरे को, अंतर्निर्भरता, एक दूसरे को खुद पे निर्भर होना और एक दूसरे पर भी निर्भर होना। इसके वजह से क्या होता है कि कार्य तीव्र गति से होती है, सबका विकास होता है, सबका सहयोग होता है। इससे सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक को भी किसी प्रकार की हीनता या अपने में कमी या किसी तरह का एकाकीपन महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनका भी रोल उसमें उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना अन्य सामान्य बालकों का। इसमें शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, पॉजिटिव कोऑपरेशन की भावना करे। ऐसा ना हो कि बच्चे में अंतर्द्वंद हो जाए, आपस में कंपटीशन बढ़ जाए, बच्चे एक दूसरे को नीच दिखाए। इन सब चीजों को रोकने का दायित्व शिक्षक का है और शिक्षक का कार्य है कि प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करे, किसी में कोई कमी है तो उसकी मदद करे, सहयोग करे, किसी की कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको मोटिवेट करे, और क्लास के सब सारे बच्चे चाहे सामान्य हो या विशिष्ट हो सबको इन्वॉल्व करे, सबका इंक्लूशन करे। तब इससे क्या होगा, सकारात्मक अंतर्निर्भरता की भावना विकसित होगी सभी छात्रों में। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारक इसका है साक्षात्कार अंतःक्रिया, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन। सहयोगी शिक्षण में होता क्या है कि सभी बच्चे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, सभी गतिविधियां एक साथ मिलकर करते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर करने से उनमें आमने सामने अंतःक्रिया होती है, तेजी से होती है। इसके वजह से आपस में क्या होता है, दोनों का सहयोग, अपनापन, समाजीकरण, समरसता, बंधुत्व की भावना होती है। और जो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य ही किया गया है, जिससे क्या हो, सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक भी अपने आप को अलग थलग ना कर सके, वो भी उनके साथ घुल मिल सके। तो सहकारी शिक्षा जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसीलिए कक्षागत शिक्षण की इस विधि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि यह सामान्य बालक, जनरल चाइल्ड और जो स्पेशल चाइल्ड है, स्टूडेंट है, उनको आपस में घुलने मिलने में ये क्या करती है, मदद करती है। तो ये मुख्य एलिमेंट हुए कोऑपरेटिव लर्निंग का, जो इससे पता चलता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबका एक उत्तरदायित्व होता है, सभी के ऊपर जिम्मेदारियां होती है, सभी का व्यक्तिगत कौशल विकसित होता है, अंतर्गत कौशल विकसित होता है, समूह की भावना उत्पन्न होती है, आपस में सकारात्मक अंतर्निर्भरता विकसित होती है, और साथ ही साथ साक्षात्कार अंतःक्रिया यानी आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है, इससे चीजें और भी सहज और सफल बनने में मदद मिलती है। अब देख लेंगे कि सहकारी अधिगम या सहयोगी अधिगम के क्या लाभ, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या एडवांटेज है, पहला तो ये है सहयोग,
इसमें एक दूसरे में स्टूडेंट में क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। इससे टीचर को भी क्या होती है, कक्षा कार्य करने में लेने में आसानी होती है। बालकों के आपस में समावेशन करने में आसानी होती है। विशिष्ट बालकों को जो कमियां हैं, जो उनके अंदर की जो झिझक है, जो कमजोरी है, उसको दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि सभी बच्चे एक दूसरे को इसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सहभागिता, सबका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, क्योंकि इसमें ग्रुप में कार्य होते हैं। और जब ग्रुप में कार्य होता है तो इससे क्या होता है, ग्रुप में हर बच्चे को बराबर के मात्रा में सहभागिता करनी पड़ती है, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो। तो इससे एक लाभ है कि इसमें सभी बच्चों की सहभागिता होती है, कक्ष के सभी बच्चे इसमें आसानी से शामिल हो पाते हैं। तीसरा है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। इससे क्या है, बालकों का समाजीकरण होता है, विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो अपने आप को कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस विधि में क्या होता है, उनके अंदर से ये जो हीनता की भावना है वो चला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फेस टू फेस अंतःक्रिया होती है, ग्रुप में सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो इससे विशिष्ट बालकों को भी समाजीकरण करने में और मुख्य धारा में जुड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। इसके बाद चौथा जो है, मूल्यांकन के लिए अवसर प्रदान करना, प्रोवाइड फॉर इवेल्युएशन। इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम के माध्यम से सभी बच्चों के कार्य करते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन से बच्चे में क्या क्षमता है, उनका हम आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी कमियों खूबियों को समझ सकते हैं। विशिष्ट बालक है, उसमें किसी तरह की कमी है तो उसको समझते हुए उसको क्या करेंगे, उसकी कमी को दूर करने में मदद करेंगे। उसको स्पेशल जो हेल्प की जरूरत है, जो असिस्टेंट की जरूरत है, जो सहयोग की जरूरत है, उसको पहचानने, जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, उसकी कमियों को पहचान ही नहीं पाएंगे, तब तक उसे दूर कैसे कर पाएंगे। तो सहकारी अधिगम क्या करता है, मूल्यांकन कार्य में के अवसर प्रदान करते हैं। इससे सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, इन सबको मूल्यांकन में आसानी होती है। प्रगति कार्ड बनाने में, रिपोर्ट कार्ड बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीचर बच्चे के आपस में इंटरेक्शन जो होते हैं, गतिविधियां जो होती है, क्रियाकलाप जो होती है, ग्रुप वर्क जो होता है, इसके वजह से टीचर्स को मूल्यांकन करने में, एग्जाम लेने में, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो कक्ष अधिगम में, कक्षा कक्ष शिक्षण में, समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव इसलिए भी ज्यादा विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि इस विधि के द्वारा क्लास के अधिकांश ही नहीं, सभी बच्चों को शिक्षण कार्य में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या किया गया, इंक्लूड किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए सहकारी अधिगम कक्षा कक्ष मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे बच्चों में अनुशासन स्थापित करने में, बच्चों में सहयोग, अपनापन, बंधुत्व, समाजीकरण, सोशल एडजस्टमेंट, सहयोग, इन सब भावनाओं को विकसित करने में, उनके इमोशनल एडजस्टमेंट में, उनको क्रिएटिव बनाने में, उनके अंदर की सृजनात्मक क्षमता, समस्या को समाधान करने की प्रवृत्ति डेवलप करने में यह विधि क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये रहा सहकारी अधिगम। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण, कोलैबोरेटिव और ये एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। इसके बाद हम देखे पीयर ट्यूटोरिंग, और आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये सभी जितने भी विधियां है, ये सारे क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट की अलग अलग विधियां है, और इन सब का समावेशी शिक्षा में अपना अलग अलग विशेष महत्व है। और ये सारी विधियां आवश्यकता अनुसार समावेशी कक्षा कक्ष में प्रयोग किया जाता है, और इसके मदद से हम समावेशी कक्षा को क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और एक्सीलेंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा।
और इसी के साथ ये यूनिट खत्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूनिट 4 का है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।